हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 55 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे और अब बस आज हम देखने वाले हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के। ठीक है, हमने काफ़ी पेशेंटली सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस आज ये लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे और हमारे चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलो तो जल्दी से बिना देर किए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 56 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, हमें बैलेंस शीट दी हुई है। 31 मार्च 2020 के बैलेंसेस दिए हैं, मतलब ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। 31 मार्च 2021 के बैलेंसेस दिए हैं, मतलब ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर शेयर होल्डर्स फंड में हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जिसके लिए बनाया गया है नोट नंबर 1। तो चलो डिटेल में देख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में जाके कि हमारे शेयर कैपिटल में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। ठीक है, तो इसका जो भी चेंज होगा वो आएगा हमारा किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाते हैं नोट नंबर 2 पे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जो भी चेंज होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो शेयर्स इशू किए उनका प्रीमियम इशू किया है। ठीक है, तो जो भी प्रोसीड्स होते हैं उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। जनरल रिजर्व में जो चेंज हुआ एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कहाँ दिखाते हैं, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। क्लियर है इतना? चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये वाला हमारा हो जाएगा फाइनेंसिंग का पार्ट और ये हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट का पार्ट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज 8% डिबेंचर्स। तो 8% डिबेंचर्स में जो भी चेंज है इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा फाइनेंसिंग में, लेकिन 8% इंटरेस्ट जो है उसके 2 इम्पैक्ट होंगे। ऑपरेटिंग में एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एड बैक होगा और फाइनेंसिंग में से एज आउटफ्लो लेस होगा। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 8% बैंक लोन। तो यहाँ पर भी बैंक लोन जो है इसमें जो भी चेंज आएगा ये हमारा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट दिया है तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट होगा सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। ठीक है, चलिए देन ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट आज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए हमें दिया हुआ है नोट नंबर 3 दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जो टैक्स हमने इस साल प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है, उसको हम वर्किंग नोट में यूज करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे, और जो टैक्स पे कर दिया है इस साल के दौरान उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से सबसे एंड में लेस करेंगे। देन आ जाते हैं असेट्स पर। नॉन करेंट असेट्स दिए हुए हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है टैंजिबल असेट्स, नेट दिया है, मतलब आप नेट दिया है मतलब क्या, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उससे हम असेट्स की वैल्यू को गिराते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये रिटन डाउन वैल्यू पे बेसिकली आपको असेट्स दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें जो भी चेंज आएगा वो आपका दिखेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो डेप्रिसिएशन होगा ड्यूरिंग द ईयर वो हम लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनटैंजिबल असेट्स में गुडविल दिया है, तो गुडविल 40,000 था, अब हो गया 15,000, तो बेसिकली गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन कैश आइटम्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। करंट असेट्स में दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भाई भाई हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, एंड में लगाएंगे तड़का, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होता है। अब इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इम्पैक्ट डालेंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो हमने सारे नोट्स टू अकाउंट्स देख लिए, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing 60,000 on which depreciation charged was 20,000 was sold at 50% of its book value
ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 60,000, उस पर अभी तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है 20,000। इसका मतलब अभी उसकी कितनी वैल्यू बची, उसकी वैल्यू बची 40,000। उसको हमने बेचा है एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब 40,000 जो उसकी बुक वैल्यू बची है उसके 50% पे बेचा है, मतलब 20,000 में बेचा है, मतलब 20,000 के नुकसान में बेचा है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टैंजिबल एसेट्स ₹60,000, तो ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया आपको। इनकम टैक्स 45,000 वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कितना इनकम टैक्स का प्रोविजन इस साल क्रिएट किया गया वो भी आपको दे दिया गया है, तो आप इनकम टैक्स पेड निकाल लोगे। Additional debentures were issued at par on 1st October 2020 and bank loan was repaid on the same date. ठीक है, at the end of the year preference shares were redeemed at a premium of 5%, तो preference shares को हमने redeem किया at a premium of 5%। ये सारे आपकी additional information हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये हमारा मेन फॉर्मेट रेडी है, हमें सबसे पहले मेहनत करनी होगी, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले तो 2 लेजर अकाउंट्स हमारे बनेंगे जो कि क्लियरली आप समझ सकते हो कौन कौन से। एक हमारा बन जाएगा मशीनरी अकाउंट और एक हमारा बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो फर्स्ट वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और सेकेंड वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो ये आपका मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी नेचर है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं मशीनरी पे। तो मशीनरी के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। 6,20,000 ओपनिंग बैलेंस था, 8,60,000 क्लोजिंग था। 6,20,000 8,60,000। ठीक है, सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कितना था, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 40,000 ओपनिंग, क्लोजिंग था 50,000, तो 40,000 ओपनिंग एंड 50,000 क्लोजिंग। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका था 20,000। ठीक है, मतलब 60,000 की मशीनरी पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो उसकी वैल्यू बुक वैल्यू कितनी बची 40,000, और 40,000 को हमने बेचा है, 40,000 वाली बुक वैल्यू की मशीनरी को बेचा है 50% में, मतलब हमने 20,000 में इसको सेल किया है। इसका मतलब 20,000 का लॉस हुआ। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 60,000। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज कर लेते हैं, उतने से मशीनरी की वैल्यू को कम कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 60,000। अब 40,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन को हमने 50% में बेचा, मतलब आपने 20,000 में बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट आपका कितना आ जाएगा 20,000। ये आपका हो जाएगा सेल ऑफ मशीन। ठीक है, और 20,000 के नुकसान पे बेचा तो लॉस को भी रिकग्नाइज कर लेंगे बाय P&L अकाउंट, हमारा क्या आ जाएगा लॉस 20,000। ठीक है, क्लियर है इतना। तो मशीनरी अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब इसकी कहानी को करते हैं कंप्लीट। क्रेडिट साइड को टोटल करो, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 8,60,000, ये हो जाएगा आपका 9,60,000। 9,60,000 में से जब माइनस करेंगे 6,20,000 तो आपका बचेगा 3,40,000।
तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,40,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो आपने मशीनरी खरीदी, टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका परचेज। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपको दिया है कि इनकम टैक्स जो प्रोवाइड किया गया था वो था 45,000 ड्यूरिंग द ईयर। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय P&L अकाउंट। ठीक है, आपने 45,000 का टैक्स प्रोवाइड किया, टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड। तो इस साल हमने 45,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, तो आपने कितना टैक्स पे किया होगा वो आप निकाल लोगे। कितना आ रहा है ये आपका 85,000। तो 85,000 में से जब आपके 50,000 जाएंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका बचेगा 35,000। इसका मतलब आपने इस साल टैक्स कितना पे किया, पिछले साल प्रोविजन बना था 40,000 लेकिन आपने पे किया 35,000 का, ये हो जाएगा आपका टैक्स पेड। क्लियर हो गया इतना? तो ये दोनों वर्किंग नोट्स नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब थर्ड वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके बाद। तो थर्ड वर्किंग नोट में हम अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में जो दिया हुआ है उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है। तो क्लोजिंग सरप्लस कितना है, 1,50,000 माइनस 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000 माइनस यहाँ पर 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 1,50,000 प्लस 1,40,000 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2,90,000। क्लियर है इतना? अब 2,90,000 नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया। इसमें हमारा आ जाएगा एड बैक करेंगे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं जनरल रिजर्व में। हमारा कितना था बैलेंस, 1,20,000 था और अब कितना हो गया 1,50,000, मतलब 30,000 से जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया। मतलब हमने प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में 30,000 ट्रांसफर किया होगा, उसको दोबारा ऐड बैक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर मैम प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो, हमें कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो, आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है जहां पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमने डिविडेंड दिया। ठीक है, तो अगर इक्विटी पे दे रहे हैं तो इसका मतलब अज्यूम कर लेंगे हम फिर प्रेफरेंस पे तो डेफिनेटली देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। अगर इक्विटी शेयर पे दिया है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड दिया ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल पे कोई डिविडेंड की बात करी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। क्यों? एक रीज़न ये भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो आपको लॉस हुआ था। ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हुआ है तो इस साल आप कैसे डिविडेंड बांटोगे, समझ रहे हो आप? तो 31 मार्च 2020 में हमारा अगर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को अगर हमारा लास्ट ईयर हमने लॉस हुआ है हमारी कंपनी को, तो हम इस साल डिविडेंड नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कोई डिविडेंड हम नहीं यहाँ पर अज्यूम करेंगे। आया समझ में? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिविडेंड नहीं पे किया इन दोनों पे, क्योंकि अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ दिया नहीं हुआ है।
हाँ, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता कि इक्विटी शेयर पे दिया है क्या हमने डिविडेंड, तो डेफिनेटली फिर हमें 10% यहाँ पर डिविडेंड निकालना पड़ता प्रेफरेंस शेयर्स पर भी। आ रहा है समझ में? इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो यहाँ पर डिविडेंड तो और कोई होगा नहीं, लेकिन हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है, तो उसको भी हम ऐड बैक कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो किस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, तो इस साल हमने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है? 45,000। तो 45,000 को आप ऐड बैक कर लोगे, ठीक है। तो पीएनएल में से जो भी हमने अपने प्रॉफिट में से जो जो हमने केक के पीसेस बांटे थे उनको वापस हम जोड़ रहे हैं, ताकि हम अपनी पूरी केक हमारा कितना बड़ा था वो निकाल सकें। तो 2,90,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3,65,000। तो 3,65,000 आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है इतना? चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया था हमारा? 3,65,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,65,000। चलिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने चार्ज किए होंगे पीएनएल में, जो डेबिट किए होंगे उनको दोबारा ऐड बैक कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले क्लियरली हम कौन सा अमाउंट लेंगे? जो हमारा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर था, 60,000 का डेप्रीसिएशन इस साल चार्ज किया है, तो नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड बैक कर लेंगे। डेप्रीसिएशन कितना था? 60,000। इसके अलावा जो हमने मशीनरी बेची उसको लॉस पर बेचा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। कितने लॉस पे बेचा था हमने? 20,000 के लॉस पे बेचा था। क्लियर हो गया? तो पीएनएल जो आपने लॉस रिकग्नाइज किया था 20,000 का, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके अलावा और देखते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमें और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर? हमारा एक तो आपका ये था गुडविल रिटर्न ऑफ, तो 40,000 की गुडविल थी, अब 15,000 की हो गई, मतलब हमने अमोर्टाइज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया 25,000 से। तो ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको ऐड बैक कर लेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25,000। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिबेंचर्स था, इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी जो हमारा होगा वो कितना होगा? वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स। चलो, तो इसको हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि एडिशनल डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो हमने इशू किए हैं कब? 1 अक्टूबर 2020 को, और बैंक लोन भी हमने सेम डेट को रीपे किया है। इसका मतलब हमें पीरियोडिक बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1,50,000 के डिबेंचर्स थे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर के पहले तक 1,50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा।
फिर जैसे ही 1 अक्टूबर डेट आएगी तो आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए होंगे और आपका बैलेंस कितना हो गया होगा डिबेंचर्स का 2,60,000। तो 2,60,000 पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं 1,50,000 पे 8% से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। देन प्लस हमारे डिबेंचर्स इशू करने के बाद अब टोटल डिबेंचर्स 2,60,000 हो जाएंगे 1 अक्टूबर को। तो 2,60,000 पे अब 8% से इंटरेस्ट का मीटर घूमेगा। कितने महीनों के लिए? अगले 6 महीनों के लिए। तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो 6,000। 2,60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो 10,400। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 16,400। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा और एक और चीज़ थी, ये वाला हमारा इंटरेस्ट का इम्पैक्ट हम ऑपरेटिंग पे डाल चुके हैं। क्लियर है? और रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला इफेक्ट ले चुके हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था 8% बैंक लोन, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक लोन 50,000 था और फिर 1 अक्टूबर को हमने 10,000 रीपे कर दिए, तो अब हमारे बैंक लोन का बैलेंस बचा 40,000। तो यहाँ पर भी आपको 6 मंथ्स करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन, ठीक है। तो 50,000 आपका लोन था, उस पे 8% से 6 महीने के लिए, प्लस 1 अक्टूबर को हमने रीपे कर दिया, तो अब आपका लोन का बैलेंस बचा 40,000। तो 40,000 पे 8% से अगले 6 महीने के लिए, तो 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12 ये हो जाएगा 2,000। 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12 ये हो जाएगा 1,600। तो टोटल 3,600 का आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है हमारा जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन नंबर 10 किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको एक एडजस्टमेंट बताया था कि जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज आपने 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, आपको 100 रुपए मिले। अब उनको जब आप वापस कर रहे हो तो वो आप 105 रुपए वापस कर रहे हो 100 रुपए की जगह, तो आप प्रीमियम पे उसको वापस कर रहे हो। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी जनरल रूल बताया था कि कभी भी हम जो प्रीमियम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते समय, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जनरली, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है इस एक पॉइंट के कारण। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 2 ऑप्शंस होते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। क्या ऑप्शंस होते हैं? हम जनरली क्या करते हैं, जो भी प्रीमियम हमने पे किया है रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, उसको हम एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरल रूल ये होता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम से इस प्रीमियम को एडजस्ट करते जाते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? लेकिन एक तरीका और है कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस से भी एडजस्ट करो। तो वैसे तो आप जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम से ही एडजस्ट करते हो, इसीलिए हमेशा जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं दिखाते। सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी उसका इफेक्ट होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम रिडीम कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उस पर जो प्रीमियम भी पे करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं। लेकिन कैश फ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बना देते हैं। आ रहा है समझ में? लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी नई बात हमें और सीखने मिलेगी। यहां तक आपको पता था क्वेश्चन नंबर 10 में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या गुल्लक में ओपनिंग बैलेंस में कुछ पैसा दिया हुआ है, भरा हुआ है?
तो हमारा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम तो ओपनिंग बैलेंस नील है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस ही नील है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ही नील है, गुल्लक में कुछ पैसा ही नहीं था, वो ईयर एंड पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस नील होगा तो फिर हम ये ऑप्शन को नहीं छू सकते, क्योंकि जब गुल्लक में नील बटा सन्नाटा है तो फिर हम अपने प्रीमियम को एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर फिर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से अपना प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एज खर्चा डेबिट करते हैं कि हमने प्रीमियम पे किया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर रहे हो डायरेक्टली, तो आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम के गुल्लक से एडजस्ट हो रहा है, उसके कारण नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे होते हैं, तब हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में जब सिक्योरिटी प्रीमियम ही ओपनिंग बैलेंस नील बटा सन्नाटा है, नील है, कुछ भी नहीं है हमारी गुल्लक में, तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरीके का नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर डेबिट हुआ होगा। इसीलिए स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेंगे एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोबारा ऐड बैक करेंगे। आ रहा है समझ में? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसे भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको पीएनएल में डेबिट किया जाएगा, यही हम अज्यूम करके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम से क्लियर कर लो। इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो फिर से पूछ लो, ठीक है। मैं एक पूरा वीडियो सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे बनाने वाली हूँ, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट्स को पूरा कंसाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एडजस्टमेंट्स को पूरा डिस्कस करेंगे फ्लो में, ताकि एक वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएं जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। आ रहा है समझ में? तो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रिडेम्पशन हमारा हो रहा है प्रीमियम पे करके, उसको भी मैं उसमें डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस में कुछ पैसा ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, तो इसीलिए हमें मजबूरन प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस खर्चा डेबिट करना पड़ा। तो जब हम अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग का कचरा हटा रहे हैं, तो इस कचरे को भी ऐड बैक करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर क्या बोल दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का कितना बैलेंस था, 3 लाख था, अब 2 लाख हो गया, मतलब आपने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। तो ये गलती नहीं करना है कि 3 लाख पे आप 5% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपने कितने लाख का प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, 1 लाख, तो 1 लाख पे 5% प्रीमियम आपने पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 5,000 का आपने प्रीमियम पे किया होगा, उसको आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बैलेंस ही नहीं था। चलो ये सारे ऐड कर लेते हैं, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 16,400 प्लस 3,600 प्लस 5,000, कितना आ गया ये, 1,30,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर सारे ऐड बैक कर लिए हैं। चलो और देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा कुछ और क्या एडजस्टमेंट्स हैं। अब वर्किंग कैपिटल वाले एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3,65,000 प्लस 1,30,000, 4,95,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। चलो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कंसिडर कर लेते हैं। ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स।
चलिए तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जल्दी से, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते जाते हैं। यहाँ पर ट्रेड पेबल्स 1,10,000 था, 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स में हमारा 10,000 से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर ले लेंगे ऐड वाली कैटेगरी में ट्रेड पेबल्स 10,000। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा, ठीक है, ये वाला हो गया। देन इसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख इन्वेंट्रीज था ना, 1,95,000 हो गया। तो करंट असेट्स जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं, तो लेस की कैटेगरी में आ जाएंगे इन्वेंट्रीज, यहाँ पर हम कर देंगे लेस 95,000, थोड़ी जगह की कमी हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा इन्वेंट्रीज के बाद कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख था, 2 लाख ही रहा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अब हमारा क्लियरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड थ्रू ऑपरेशंस, बट ये कितना होगा, बिफोर टैक्स होगा। तो 4,95,000 में हम प्लस कर लेते हैं 10,000, माइनस कर लेते हैं 95,000, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,10,000, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए। अब इसमें से हमारा इस साल के दौरान कितना टैक्स पे किया, तो हमने इसके लिए नोट बनाया था, 35,000 का टैक्स पे किया, तो इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेस कर लेते हैं टैक्स पेड, ये हो जाएगा 35,000। तो 4,10,000 में से 35,000 माइनस हो गया, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3,75,000, ठीक है। थोड़ी जगह की कमी हो रही है, बट आप लोग नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, 3,75,000। देख लो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गया, 3,75,000। चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले तो यहाँ पर ले लेते हैं 20,000 की हमने मशीन सेल की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितना हो जाएगा 20,000। और हमने मशीनरी खरीदी कितने की, 3,40,000 की, ये भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,40,000 का आउटफ्लो हुआ है। पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, चलिए इसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और क्या क्या बचा हुआ है देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर टैंजिबल असेट्स का इफेक्ट हम ले चुके हैं, डेप्रीसिएशन का ले चुके हैं, इनटैंजिबल असेट्स का भी हो चुका है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 80,000 थे, अब 1,25,000 हो गए, मतलब हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 45,000 के खरीदे हैं, ठीक है। तो ये भी लेंगे, तो यहाँ पर दिखा देंगे 45,000 आउटफ्लो हुआ। पेमेंट मेड टू परचेज
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, चलिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसको हम कर लेते हैं टोटल। तो 20,000 आया, माइनस 3,40,000 गया, माइनस 45,000 गया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3,65,000। तो माइनस में आंसर अगर आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 4,50,000 था, अब 5,50,000 हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा ये 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 लाख था, 2 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने क्या कर दिया, रिडीम। तो यहां पर लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस रिडेम्पशन पे हमने प्रीमियम भी पे किया है, तो अब ये प्रीमियम को हम यहाँ दोनों जगह दिखाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना 5,000 हमने पे किया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं समराइज अब कर देती हूँ जो आपको समझ में आएगा। जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस निल नहीं होता, यहाँ पे कोई गुल्लक में बैलेंस होता जिसे हम एडजस्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर जब सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर आप एडजस्ट करोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको नहीं लोगे, इसको बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज आउटफ्लो दिखाओगे। क्लियर है? लेकिन जब आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम के ओपनिंग बैलेंस निल होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में से उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नेचर है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लेस करोगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जब एडजस्ट करोगे तब सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट आएगा, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करोगे तब दोनों में इंपैक्ट आएगा, ऑपरेटिंग में भी और फाइनेंसिंग में। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम भी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। तो हमारा शेयर कैपिटल वाला कंप्लीट हो गया। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम 0 था, अब कितना हो गया 10,000, तो इसको भी हम लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हो जाएगा हमारा 10,000 इनफ्लो हुआ। चलिए अब आ जाते हैं मेन बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल कंप्लीट हो चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस का भी इम्पैक्ट हम ले चुके हैं। अब ले लेते हैं डिबेंचर्स को। तो डिबेंचर्स 1,50,000 थे, कितने हो गए 2,60,000। तो हमने 1,10,000 के डिबेंचर्स इशू किए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% है या 9% एक बार देख लेते हैं, 8% है। ठीक है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स कितना 1,10,000 आया। ठीक है, जब हमने डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स रेज किए, अब इन पे इंटरेस्ट जब पे किया, तो इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
कितना आया था इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स? 16,400। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16,400 हमारा आउटफ्लो हुआ। चलिए अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। इसके बाद हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या बचा हुआ है? यहाँ पे इंटरेस्ट भी हो गया और डिबेंचर्स का इशू भी हो गया। बैंक लोन 50,000 था, अब कितना हो गया? 40,000। तो हमने रीपे कर दिया है 10,000 का बैंक लोन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑफ 8% बैंक लोन। ठीक है, हमने 10,000 रीपे कर दिया और साल का इंटरेस्ट भी दिया है हमने बैंक लोन पे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 8% बैंक लोन। तो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया बैंक लोन पे, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3600। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी आई होप एक बार ले लिए। एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि हम सारी चीज़ें कंसिडर कर सके हैं, कर ली क्या? ये भी हो गया, यस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, परफेक्टली हमने सब चीज़ें कर ली हैं। बस अब हमें फाइनल निकालना है आंसर कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 16,400 माइनस 10,000 माइनस 3,600। तो ये आ जाएगा आपका 85,000। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्टली आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 85,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है। चलिए, तो ये हमारी डिश प्रिपेयर हो चुकी है। तीनों एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो निकाल चुके हैं। अब हमें सबसे पहले निकालना होगा कि नेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया? 3,75,000 आया, माइनस 3,65,000 हमारा इन्वेस्टिंग में गया, प्लस 85,000 फाइनेंसिंग में आया। तो यहाँ पर क्लियरली आपका 95,000 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये हमारा हो गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसमें जब हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को मिला के 15,000 प्लस 25,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 95,000 प्लस 40,000 दैट इज 1,35,000। तो 1,35,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। एक बार हम देख लेते हैं टैली हो रहा है या नहीं। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो रहा है 5,000 प्लस 1,30,000 दैट इज 1,35,000। बिल्कुल परफेक्टली हमारा आंसर मैच हो चुका है। 5,000 प्लस 1,30,000। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट। जल्दी से देख लो। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला ही। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल थी, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो स्टार।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल लिया, इन्वेस्टिंग निकाल लिया, फाइनेंसिंग निकाल लिया, देन नेट इंक्रीज निकाल लिया, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ा तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली हो गया। वर्किंग नोट्स में हमने मशीनरी, प्रोविजन फॉर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के वर्किंग नोट्स बनाए हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। चलिए तो बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, क्वेश्चन 57 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए तो वो घड़ी आ चुकी है जब हमें अब लास्ट क्वेश्चन करना है और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो बहुत ही मन से और बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, ये हमें दिए हुए हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। चलो, शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाते हैं। नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल का क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल में जो भी चेंजेस होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, इसमें जो भी चेंजेस होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। इन दोनों पे डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा वो कितना दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसमें जो भी चेंज आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग नोट और फाइनेंसिंग। ठीक है, और ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं, तो इसमें जो भी चेंज होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और इसका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो है 10% ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बनेगा। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा इसका परचेज या सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और जो भी डेप्रीसिएशन होगा उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंपैक्ट आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10% इन्वेस्टमेंट्स, आपको रेट भी दे दिया है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट कमाओगे, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कितना मिला इन्वेस्टमेंट्स पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो मिला ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स में जो भी चेंज है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे इंपैक्ट डालेंगे। और करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एंड का तड़का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और है, ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें सन्ड्री डेटर्स भी दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन कैश आइटम जो होगा ये ऐड बैक हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर भी हमारे 2 इम्पैक्ट होंगे, एक ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल और एक इसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड बैक होगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज डिविडेंड कितना कितना है, ये प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड है, ये प्रीवियस ईयर के रेट्स हैं और ये करंट ईयर के रेट्स हैं। तो प्रपोज डिविडेंड में हमेशा प्रीवियस ईयर से हमें मतलब होता है, क्योंकि करंट ईयर जो प्रपोज किया है वो अगले साल पे होने वाला है, नेक्स्ट ईयर पे होने वाला है। तो जो लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड थे वो इस साल पे होंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो निल है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 10%। तो डेफिनेटली हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे 10% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे ही डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, इस साल पे करोगे। आ रहा है समझ में? अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। ठीक है, तो एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 90,000 थी उसको हमने बेचा है 50,000 में, मतलब 40,000 के नुकसान में बेचा है, क्योंकि बुक वैल्यू बोल रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 April 2020। Investments were purchased on 31 March 2021. Preference shares were redeemed on 31 December 2020. तो प्रेफरेंस शेयर्स भले हमने इस साल कभी भी रिडीम किए हैं, हम यहाँ पर पीरियोडिक बेसिस पर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चंस में भी समझा चुकी हूँ। An interim dividend at the rate 15% was paid on equity shares on 31 December 2020. Fresh equity shares were issued at a premium of 5% on 31 March 2021.
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है, नोट नंबर 1 हम बना लेते हैं हमारा मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए, तो मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने दिए हुए हैं, ध्यान से देख लेते हैं। 6 लाख था, अब कितना हो गया, 7 लाख। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लाख एंड 7 लाख। इस साल का डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस साल का कितना डेप्रीसिएशन हमें दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000। तो यहाँ पर 60,000 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपको क्या बोला गया है कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी, मतलब बुक वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन लगने के बाद उसकी बुक में कितनी वैल्यू बच रही है 90,000, उसको हमने बेचा है 50,000 में। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं मशीनरी अकाउंट में, इसका इम्पैक्ट। तो हमने कितने में बेचा है मशीनरी को, बाय बैंक अकाउंट। ये सेल किया है हमने मशीनरी को कितने में, 50,000 में। और कितने नुकसान पे बेचा है, 40,000 के नुकसान पे बेचा है, क्योंकि 90,000 की मशीन थी, बुक वैल्यू बची थी उसकी। तो बाय P&L अकाउंट, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, अब ज़रा हम टोटल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल कितना हो रहा है, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 7 लाख। तो ये आपका हो जाएगा 8,50,000। 8,50,000 में से जब आप 6 लाख माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना, 2,50,000। तो 2,50,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। ये हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने अपना मिसिंग फिगर निकाल लिया यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी मशीनरी अकाउंट का वर्किंग नोट। क्लियर है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग नोट बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे। यहाँ पर हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया है क्लोजिंग कितना था, 4 लाख माइनस 2 लाख ओपनिंग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 लाख माइनस 2 लाख। कितना हो जाएगा ये आपका, 2 लाख। अब हमने इस साल डिविडेंड भी पे किए हैं, ठीक है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड भी है। ठीक है, आई थिंक प्रोविजन फॉर टैक्स इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर डिविडेंड्स कितने कितने दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को पे डिविडेंड हम दे रहे हैं 12% से देंगे आई थिंक। ठीक है, 10% का था प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस पे हम 10% से प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे क्यों करेंगे ये आपको पता है,
क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है तो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे डिक्लेयर होगा। तो 3 लाख पे 10% कितना है? 30,000। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हमें कितना बोला गया है? 15% पे करना है। तो सिमिलरली इसी तरह से इंटरिम डिविडेंड जो पे करेंगे वो 3 लाख की वैल्यू ओपनिंग बैलेंस पे ही करेंगे। तो 3 लाख पे 15%, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 लाख पे 15%, ये हो जाएगा आपका 45,000। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो क्लियरली आपका 2,75,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, क्लियर हो गया है वर्किंग नोट भी। चलो अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा सबसे पहला फिगर हम निकाल चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2। कितना? 2,75,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो हमारा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, हमें डेप्रीसिएशन कितना बोला गया है? 60,000 था इस साल, तो ये हमारा एज नॉन कैश एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, इसको दोबारा से हटाने के लिए ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मशीनरी को बेचा लॉस में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने इसकी वर्किंग की है। कितना था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 40,000 था। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर और क्या क्या आएगा, इस चीज़ का इम्पैक्ट हम ले चुके हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स के बारे में क्या जानकारी दी गई है पहले ये देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कि डिबेंचर्स को हमने इशू किया था 1 अप्रैल 2020, मतलब साल के पहले ही दिन ही हमने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। तो मतलब 1 अप्रैल को ही आपका बैलेंस 3 लाख हो गया था। ठीक है, पूरे साल 3 लाख रहा, तो 3 लाख पे 10% से निकाल लो आप डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, इसको हटाने के लिए एड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स 3 लाख पे 10%, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इम्पैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा और क्या आएगा? यस, हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे आपने इंटरेस्ट कमाया होगा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है जो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो गई होगी, उसे हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में क्या जानकारी दी है कि इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, तो जो 1 लाख का जो चेंज आ रहा है हमने परचेज किया है वो हमने लास्ट डे ऑफ द ईयर पे किया है, मतलब पूरे साल आपका बैलेंस 1 लाख ही रहा। ठीक है, लेकिन उसके पहले लेस करने के पहले एक चीज़ हमें भूलना नहीं है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। नोट्स टू अकाउंट्स में 10,000 था और 20,000 हो गया, मतलब आपने इस साल का प्रोविजन पीएनएल में डेबिट किया होगा। ठीक है, तो इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा इन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स, ठीक है, इसके कारण कोई कैश फ्लो हो नहीं रहा है, लेकिन इसको हमने प्रोविजन को डेबिट किया तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, कितने से, 10,000 से। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम लेस कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, %10 इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 1,00,000 पे 10% से कितना हो जाएगा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये हो जाएगा लेस 10,000। चलिए, अब इसका टोटल इफेक्ट हम ले लेते हैं, तो 60,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1,30,000। तो जब हम 2,75,000 में 1,30,000 ऐड करेंगे तो 4,05,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग का, इम्प्योरिटीज हटाने के बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इम्पैक्ट ले लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, 60,000 था, अब 1,40,000 हो गया। ठीक है, तो आपके ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए 80,000 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड होगी, तो ट्रेड पेबल्स $80,000। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये वाला इम्पैक्ट हो चुका है। इसके बाद है इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज कितना था, 1,00,000 था, अब 2,00,000 हो गया, तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं। करंट असेट्स इंक्रीज अगर होता है तो लेस करते हैं, तो इन्वेंट्रीज $1,00,000 लेस करेंगे इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आप इम्पैक्ट ले चुके हो। सन्ड्री डेटर्स 2,00,000 थे, अब 3,00,000 हो रहे हैं, तो 1,00,000 से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स भी यहाँ पर लेस हो जाएगा। कितना, 1,00,000 से। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये कितना हो जाएगा आपका ऐड और लेस करके 80,000 माइनस 2,00,000 कितना हो जाएगा, माइनस 1,20,000। अब यहाँ पर कुछ टैक्स पेड वगैरह तो दिया नहीं है, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं दिया, टैक्स पेड भी नहीं दिया, तो डायरेक्टली अब हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाएगा, दैट इज 4,05,000 माइनस 1,20,000, 2,85,000। तो 2,85,000 हमारा बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, बढ़ रहे हैं आगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट पे। मशीनरी कितने में बेची, 50,000 में बेची, ठीक है, और कितने में खरीदी, 2,50,000 में खरीदी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50,000 और 2,50,000 आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स
फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, $50,000। देन है पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, 2,50,000। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब हमारा क्या बचा हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो हमने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट्स खरीदी तो आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कितना 1 लाख। और इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे हमने 10% से इंटरेस्ट भी कमाया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो हमने वो भी कैलकुलेट किया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस किया था, कितना 10,000, लेकिन वो यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में उसको ऐड करेंगे। 10,000 हमारा आ रहा है इंटरेस्ट, तो बेसिकली ऑपरेटिंग में से हटा के उसको हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। चलिए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से सारी चीज़ें हम ले चुके हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। 50,000 माइनस 2,50,000 माइनस 1 लाख प्लस 10,000, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2,90,000। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा माइनस 2,90,000। चलिए, अब बढ़ रहे हैं आगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, तो बिल्कुल ध्यान से करते चलना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख था, अब कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, तो 2 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रोसीड्स आए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा 2 लाख। देन इसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख था, 2 लाख हो गया, तो मतलब 1 लाख रुपए से रिडीम किया। रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख। इन दोनों पे साथ ही साथ डिविडेंड को भी लिख लेते हैं। तो प्रेफरेंस 10% प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो हमने निकाला था यहाँ पर कितना 30,000, तो 30,000 आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया। 15% से इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 15% से 45,000 इंटरिम डिविडेंड पे किया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। इसके अलावा हमारा क्या क्या बचा हुआ है, तो शेयर कैपिटल में हम पूरा ले चुके हैं। ठीक है, इस पर डिविडेंड भी कंसिडर कर चुके हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा एक और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली चीज़ बची हुई है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम 0 था, अब 10,000 हो गया, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम
फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना? 10,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ था, देखो कि हमने फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो ये हमने प्रीमियम को भी कंसिडर कर लिया है। 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, उस पर 5% लगाओ, 10,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, बाकी इंटरिम डिविडेंड को भी कंसिडर कर लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन भी कंसिडर कर लिया है, इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर कर लिया है। ठीक है, डिबेंचर्स को कंसिडर अब करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर्स में हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 लाख था और 3 लाख हो गया, मतलब हमने 1 लाख के 10% डिबेंचर्स इशू किए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, क्लियर है? 2 लाख थे, 3 लाख हो गए। अब इसके बाद इस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने निकाला था, कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यहाँ पर 30,000 कैलकुलेट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने इन पे पे किया होगा, डिबेंचर्स पे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स कितना हो जाएगा आपका? 30,000। चलिए, तो अब बस देख लेते हैं एक बार कि हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी चीज़ें ले ली हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, इसका भी हम इम्पैक्ट ले चुके हैं, इसका भी इम्पैक्ट ले चुके हैं, इसका भी इम्पैक्ट ले चुके हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं। वर्किंग नोट्स में हमने डिविडेंड भी पे कर दिया। यस यस यस, ठीक है, बढ़िया। तो हम सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ले चुके हैं। अब बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम कर लेते हैं क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आएगा? 2 लाख आया, माइनस 1 लाख, माइनस 30,000, माइनस 45,000, प्लस 10,000, प्लस 1 लाख, माइनस 30,000। तो 1,05,000 आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमारी डिश प्रिपेयर हो चुकी है। तीनों एक्टिविटीज़ से हमने कैश फ्लो निकाल चुका है। जल्दी से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब बस एंड का तड़का लगा देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तीनों एक्टिविटीज़ में टोटल कर लेते हैं। 2,85,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आ रहा है, माइनस 2,90,000 इन्वेस्टिंग में जा रहा है, प्लस 1,05,000 हमारा फाइनेंसिंग में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 1 लाख आ रहा है यहाँ पर टोटल नेट इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ठीक है। इसमें अब ऐड करते हैं हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो वो बराबर आना चाहिए आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा क्या क्या है? तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स भी है। तो हमारा ओपनिंग है 50,000 प्लस 20,000, 50,000 प्लस 20,000, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 70,000। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस टोटल आना चाहिए कितना? 1,70,000, जो कि आ रहा है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे 80,000 प्लस 90,000।
तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 90,000 प्लस 80,000, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा मैच हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने निकाला, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों के कैश फ्लो को प्लस किया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 + 2 + 3, ठीक है। फॉर्मेट का आपको बहुत ध्यान देना है, वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली मेंशन करना है, आप कहाँ से कौन सा फिगर उठा रहे हो, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और टैली हो जाएगा। देन है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी का हमने वर्किंग नोट बनाया था, एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट बनाया था। चलिए, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57। आई होप आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं और इसमें ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स 80% एडजस्टमेंट सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप एंड टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहो तो। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 56 क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए और उसको हर बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, तो हमने कैश फ्लो के सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए, एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लिए और एमसीक्यूज भी देख लिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आने वाले अगले लेक्चर्स में हम जल्दी स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर्स, और इस चैप्टर के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उसको मैं कंसाइज करके एक वीडियो में आपके लिए रिलीज़ करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।